morning, dear students. Today we are going to discuss the same topic last time we have discussed, soil composition, और इसके साथ हम आज soil profile को discuss करेंगे. तो soil composition में हमने आपके साथ discuss किया था कि इसकी जो important components है वो है first of all soil mineral particles, ठीक है. मिनरल पार्टिकल्स जो है जो कि तकरीबन 45% इसकी टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट यानी इसका हिस्सा बनते हैं टोटल सॉइल का. तो इसमें हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया कि सॉइल पार्टिकल्स के डिफरेंट साइजेस के होते हैं अकॉर्डिंगली वे हैव नेम्ड देम. सो सबसे फाइन पार्टिकल्स होते हैं क्ले, उसके बाद फिर सिल्ट, फिर देन फाइन सैंड, फिर कोर्स सैंड, इसके बाद जो हमारे पास होते हैं स्टोन ग्रेवल्स वगैरह. ठीक है. तो सॉइल टेक्सचर भी इसी के बेस पे ही बनते हैं कि द प्रोपोर्शन ऑफ दिस डिफरेंट साइज पार्टिकल्स वी हैव डिफरेंट टेक्सचर्स, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जिसमें ज़्यादा जो फर्टाइल सॉइल है वो लूम सॉइल है जिसके अंदर 50% सैंड होते हैं, और जो बाकी 50% है उसमें 5% यू हैव दिस ऑर्गेनिक मैटर्स, और 5 to 9% उसके बाद जो होते हैं वो क्ले और सिल्ट का बना होते हैं. तो इसके बाद हमने इसके स्ट्रक्चर भी दैट बेस्ड ऑन दिस सॉइल पार्टिकल स्ट्रक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है. सॉइल स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास जो सॉइल के एग्रीगेट्स या जिसको हम क्रम्स कहा जाते हैं, राइट, जो क्रम बनते हैं वो क्या है, वो एग्रीगेशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स का यानी ग्रुपिंग होके रहना, उसको हम क्रम्स या एग्रीगेट कहा जाते हैं. तो उनके भी अलग साइज और अलग शेप बनते हैं, अकॉर्डिंगली से सॉइल स्ट्रक्चर भी बन जाते हैं. तो जो हमारे पास यानी सॉइल जो क्रम्स है, जो सॉइल क्रम्स बनते हैं उसमें ख़ास जो शेप ज़्यादा फर्टाइल सॉइल के होते हैं वो है स्फेरॉइडल शेप का होते हैं, वो ज़्यादा फर्टाइल माना जाते हैं. उसके साथ हमारे पास जो सॉइल क्रम्स बनते हैं वो इरेगुलर शेप्स होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं. ये जो सॉइल क्रम्स है, इस हमारे सॉइल के अंदर दो तरह की मैंने कल बताया कि स्पेसेस बनते हैं. एक तो जो एग्रीगेट्स है उनके आपस के बीच में जो स्पेसेस बनते हैं वो स्पेस बनते हैं वहाँ पर. दूसरा विद इन द सॉइल क्रम या एग्रीगेट के बीच में जो विद इन द पार्टिकल जो स्पेसेस बनते हैं. तो इसलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि सॉइल के अंदर ख़ास दो तरह के स्पेसेस बनते हैं, एक माइक्रो लेवल के जो विद इन द पार्टिकल्स बनते हैं, और मैक्रो लेवल का स्पेस बनते हैं जो विद इन बिटवीन दी सॉइल क्रम्स या एग्रीगेट के बीच में और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बनते हैं. इसीलिए हमारे पास दो तरह के स्पेस होते हैं. पोर्स, इनको हम पोर्स कहते हैं. पोर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक माइक्रोपोर होते हैं, और एक मैक्रोपोर होते हैं, राइट, मैक्रोपोर होते हैं. तो ये है कि स्ट्रक्चर्स इसके क्या हो सकते हैं. और इसके अलावा पोरोसिटी भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी में. तो पोरोसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द सैंड एंड द क्ले एंड सिल्ट्स, राइट. जो ज़्यादा जिसके अंदर ज़्यादा सैंड होगा, ज़ाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा पोरोसिटी होगा. पोरोसिटी सॉइल को एरेशन के लिए मदद करते हैं, एरेशन या ड्रेनिंग के लिए मदद करते हैं. यानी जो ज़्यादा पोरस सॉइल होगा वो ज़्यादा एरिएट होगा और ज़्यादा ये यहाँ से ड्रेन हो सकते हैं मिट्टी, राइट, ये वाटर, राइट. तो ये कुछ चीज़ें हैं सॉइल मिनरल्स के साथ एसोसिएटेड है. इसके बाद हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सॉइल के अंदर दूसरा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं वो वाटर है. वाटर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि वाटर में बहुत सारे यानी कुछ कैटेगरी के वाटर्स होते हैं. उसमें ख़ास तौर पर हमारे जो कैपिलरी वाटर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. कैपिलरी वाटर वो वाटर सॉइल के अंदर जो होल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी फोर्स.
जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सॉइल के अंदर जो स्पेसेस छोटे छोटे पोर्स बनते हैं वो पोर्स यानी इरेगुलर शेप के कैपिलरी ट्यूब्स फॉर्मेशन करते हैं और वही कैपिलरी ट्यूब्स जो है इस वाटर को होल्ड करने में मदद करते हैं। तो इसको हम अवेलेबल वाटर भी कहा जाते हैं, अवेलेबल वाटर भी कहा जाते हैं, राइट। इसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कंपोनेंट है वो है एयर, सॉइल एयर जो है। सॉइल एयर बेसिकली जैसे हमारे एटमॉस्फेरिक एयर है वैसे ही सॉइल के अंदर एयर पाए जाते हैं या सॉइल एटमॉस्फेयर इसको कहा जाते हैं, लेकिन डिफरेंस इज दैट वहाँ पर जैसे एयर में हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, हमारे जो एयर है एटमॉस्फेयर में वो 21% होते हैं, लेकिन यहाँ जो सॉइल में है ये लेस अमाउंट में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो है वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन का या दूसरे मिनरल एलिमेंट्स भी इसमें गैसेस फॉर्म में पाया जाते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने कल डिस्कस किया वो था ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर्स। तो ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे कि हमारे पास ये इसका ओरिजिन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी हमारे सॉइल के अंदर ख़ास तौर पर एक ख़ास तरह के माइक्रो फ्लोरा एंड फाना पाए जाते हैं, माइक्रो फ्लोरा एंड फाना जो है सॉइल के अंदर पाए जाते हैं जो स्पेसिफिकली इस ऑर्गेनिक मैटर्स की फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं या इसके डिकम्पोजिशन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर्स बेसिकली हमारे जो फ्रेश डेड पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले फ्रेश डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड animals, the products that secrete released by the activities of these various plants and animals in the soil. That portion is what you have the organic matters. Later on ये जो fresh dead parts है वो ऐसा इसको हम लिक्टर कहा जाते हैं, इसको हम लिक्टर कहा जाते हैं और यही लिक्टर ऐसा ऐसा with the help of माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं और इस डिकम्पोजिंग मटेरियल को हम क्या कहा जाते हैं, इसको हम डफ कहा जाते हैं, इसको हम डफ कहा जाते हैं जो डिकम्पोज हो रहा होते हैं और फाइनली ये डिकम्पोज होकर कुछ फाइन ऑर्गेनिक मैटर्स में तब्दील होते हैं और इसको हम ह्यूमस कहा जाते हैं, राइट। इसको हम ह्यूमस कहा जाते हैं जो फाइन ऑर्गेनिक मैटर्स की फॉर्म में पाया जाते हैं। इसके बाद सॉइल का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिजम्स या इसका लिविंग पार्ट क्या कहा जा सकता है। इवन अब क्या है कि सॉइल की जो कंपोनेंट्स है इसको दो ग्रुप में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा एबायोटिक, राइट। बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें खासतौर पर कुछ माइक्रोफ्लोरा एंड फाइना पाए जाते हैं, लाइक दी बैक्टीरिया या कुछ प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, you have some more faunas like the arthropods, microarthropods. You have the mollusks, and some annelids, etc. ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट माइक्रोफ्लोरा और फाना जो है सॉइल में पाए जाते हैं जो न सिर्फ आपकी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स को बिल्ड करते हैं बल्कि ये इस जो लीव्स वगैरह प्लांट्स से या प्लांट के पार्ट से फॉल हो जाते हैं उनको डिकम्पोज करने में मदद करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, फंगी एक्सेट्रा, है ना।
एक्टिनोमाइसीड्स या फंगी जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करने में, ठीक है। तो ये है कि सॉइल की कंपोजिशन क्या होते हैं, जो कि हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था, थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, वो आज हमने थोड़ा और डिस्कस कर दिया क्योंकि समय बहुत कम होता है हमारे पास, तो ये लाइव डिस्कस हम कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल हम जा नहीं सकता। इसके बाद हमारे पास सॉइल प्रोफाइल आ जाते हैं। सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल बेसिकली ये एक सीक्वेंस ऑफ द लेयर्स of the soil that arrange in horizontal manner that is parallel to the soil surface. Horizons क्या होता है, देखिए soil profiles यानी soil horizons जो एक दूसरे से parallel ज़मीन को डायसेक्ट करने से हमें मिलते हैं, खासतौर पर जो मैच्योर soil होते हैं उसके अंदर कुछ खास डिस्टिंक्ट लेयर्स हमारे पास एक दूसरे से सुपर इम्पोजिट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं कि जो ख़ासतौर पर मैच्योर सॉइल हमारे पास होते हैं उसमें ख़ास डिस्टिंक्ट लेयर्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिट लेयर्स होते हैं जो फिज़िकली एज वेल एज केमिकली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इनके होते हैं, ठीक है। और इसमें आमतौर पर नॉर्मली कुछ रशियन जो इनिशियली रशियन ऑथर्स ने इस लेयर को 3 लेयर्स हॉरिजन्स में डिवाइड किया था, दैट वाज A, B, C। लेकिन जो आजकल हम यूज़ करते हैं, जो कॉमन यूज़ करते हैं इस प्रोफाइल को, वो 5 लेयर में डिवाइड करते हैं प्रोफाइल को 5 हॉरिजन्स में, लाइक दी O हॉरिजन्स, A हॉरिजन, B हॉरिजन, C एंड R हॉरिजन, ये 5 हॉरिजन्स में डिवाइड करते हैं। तो ये हॉरिजन्स जो है ज़रूरी नहीं है कि सारे सॉइल में पाया जाए, यानी ये डिपेंड करेगा सॉइल की मैच्योरिटी पे, डिपेंड करेगा सॉइल की डेवलपमेंट प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। और इसकी कंपोजिशन भी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी सॉइल का एक जैसी होगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा सॉइल टाइप्स पे, कि सॉइल टाइप्स खुद डिपेंड करेगा कि वहाँ कि पेरेंट रॉक क्या थे और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस किस तरह के हैं, वो सारे डिपेंड करेगा कि सॉइल की अंदर जो वेरियस हॉरिजन्स बनते हैं उन हॉरिजन्स की कंपोजिशन पे वेरी किया जा सकते हैं। और ये जो लेयर्स है वो ज़रूरी नहीं है कि एक डिस्टिंक्ट डिमार्केशन होगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये एक हाइपोथेटिकल हम यहाँ पर प्रोफाइल आपको बताने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले जो हॉरिजन होते हैं वो है ओ हॉरिजन, ठीक है। ओ हॉरिजन को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं 2 लेयर में, दैट इज O1 एंड O2, ठीक है। O1 हॉरिजन यानी सबसे ऊपरी हॉरिजन, जहाँ पर क्या है कि प्लांट्स और एनिमल्स का इवन प्रेजेंस भी है, प्लस वहाँ जो फ्रेशली फॉल लीव्स है, यानी जो ताज़ा गिरे हुए लीव्स वगैरह या ट्विग्स या फ्लावर्स या उससे डेड ऑर्गेनिक मैटर्स या एनिमल के डेड पार्ट्स वगैरह जो है इस O1 हॉरिजन में पाया जाते हैं। यानी इसके अंदर अभी डिकम्पोजिशन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये इस लेयर को जो ऊपरी जहाँ पर न्यूली फॉल लीव्स वगैरह या फ्रेशली ब्रोकन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स के डेड पार्ट्स वगैरह पाए जाते हैं, उसे हम O1 कहा जाते हैं। और O2 के अंदर डिकम्पोजिशन जो है स्टार्ट हो जाते हैं, यानी बैक्टीरियल एक्टिविटी हम इसको कहा जा सकते हैं। डिकम्पोजिशन कहाँ पे, O2 के अंदर डिकम्पोजिशन यानी बैक्टीरियल एक्टिविटी यहाँ शुरू हो जाते हैं और एक स्टफ़ यहाँ बन जाते हैं जिसको हम डफ कहा जाते हैं। इसको क्या कहा जाते हैं, डफ कहा जाते हैं। डफ का फॉर्मेशन O2 के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेयर होते हैं वो ए हॉरिजन इसको कहा जाता है। इसको हम क्या कहेगा, ए हॉरिजन। ये हो गया O हॉरिजन और ये हो गया ए हॉरिजन, ठीक है, ए हॉरिजन।
ए हॉरिजन को भी हम क्या कर सकते हैं, दो सब लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज A1 एंड A2, A1 एंड A2, ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास डिफरेंसेस आपको मिल सकते हैं। डिफरेंसेस इस तरह से हैं कि जैसे हमने यहाँ बताया आपको कि यहाँ जो है ऑर्गेनिक मैटर्स डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि फाइन डिकम्पोजिट ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? फाइन डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। फाइन डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, यानी यहाँ आपने डिकम्पोज करना शुरू किया और डिकम्पोज करके कहाँ चले आए? आपके A1 हॉरिजन के अंदर, जिसमें ये फाइन डिकम्पोजिट और रिच ऑर्गेनिक मैटर होने की वजह से इसका कलर जो है काफ़ी ग्रे, डार्क ग्रे कलर होते हैं, इसके डार्क ग्रे कलर पाया जाते हैं। इसके बाद यहाँ से सेकंड जो A2 के अंदर है, यही ऑर्गेनिक मैटर्स और यहाँ पर मिनरल पार्टिकल्स का भी यहाँ पर फॉर्मेशन होते हैं। यहाँ मिनरल पार्टिकल, मिनरल जोन भी इनको कहा जाता है, इनको मिनरल जोन कहा जाता है। मिनरल पार्टिकल्स प्लस, यानी इसको हम मिनरल यानी यू कैन से द mixture of this organic matter and fine divided organic matters and the mineral particles या मिनरल मैट्रिक्स भी कहा जाते हैं। इसको हम क्या कहा जाते हैं? मिनरल मैट्रिक्स भी कहा जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए कि ये जो फाइन पार्टिकल्स है या जो वेल डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर्स है, इनकी मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। यहाँ से मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। मूवमेंट का मतलब ये है कि यहाँ जो चीज़ें पाए जाते हैं ये डाउनवर्ड मूव करना शुरू करते हैं, या इसको हम लीचिंग भी कहा जाते हैं, राइट। पार्टिकल्स की लीचिंग होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट करना शुरू हो जाते हैं। और इसलिए इस जोन को हम क्या कहा जाते हैं? एल्यूवेशन कहा जाता है। एलिवेशन जो है ये वो जोन है जहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट होते हैं या लीचिंग ऑफ दिस पार्टिकल्स लाइक फाइन ऑर्गेनिक मैटर्स या मिनरल्स जो है डाउनवर्ड मूवमेंट करना शुरू कर जाते हैं। तो इसको हम मिनरल जोन भी कहा जाते हैं। फिर बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैटर्स डाउनवर्ड, इसका कलर जो है लाइट कलर होते हैं। इसका कलर क्या होता है? लाइट ग्रे कलर होते हैं, लाइट ग्रे कलर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बी हॉरिजन। इसको हम, जैसे हम यहाँ पर एलिवेशन कहा जाते हैं, यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर कलेक्शन से पार्ट है, यहाँ पर इनफैक्ट जो यहाँ से लीच होके आ रहा है वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम एलिवेशन कहा जाता है। एलिवेशन जोन कहा जाता है। यहाँ पर डिपॉजिट चीज़ें जहाँ से लीच होकर यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी मिनरल जोन होते हैं। इनफैक्ट बोथ A and B आर वी कॉल एज मिनरल जोन, या इसमें जो है इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पाया जाते हैं। यहाँ भी क्या है कि फाइन गुड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स जो ऊपर से लीच हो गया है, दैट इज़ वाई यहाँ डार्क कलर होते हैं, डार्क ग्रे कलर होते हैं। और फाइन पार्टिकल्स यहाँ पाए जाते हैं, मिनरल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मिनरल पार्टिकल्स यहाँ पर रिच अमाउंट में पाया जाते हैं। और इन जोन्स को हम इसीलिए मिनरल जोन्स कहा जाते हैं, क्योंकि वेल डिवाइडेड और वेल डिकम्पोजिट मटेरियल इसमें पाया जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास होते हैं जो नेक्स्ट लेयर या हॉरिजन है, वो हमारे पास होते हैं सी हॉरिजन। सी ये वाला लेयर है जो यानी इमीडिएट जो बी हॉरिजन के नीचे पाए जाते हैं। इसमें वेदर्ड मटेरियल्स होते हैं, वेदर्ड मटेरियल्स एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन, एट द
different stage of decomposition. At the different stage of decomposition, यानी कि पेरेंट रॉक्स की जो वेदरिंग हुए मटेरियल्स जो है वो कहाँ पाया जाएगा, आपके सी हॉरिजन के अंदर. और जाहिर सी बात है जो लास्ट जो हमारे पास हॉरिजन होते हैं जिसको आर हॉरिजन कहा जाता है, आर हॉरिजन कहा जाते हैं, जिसमें पेरेंट रॉक्स पाए जाते हैं. क्या पाए जाते हैं? पेरेंट रॉक, यानी जहाँ से वेदरिंग होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो ये है एक हाइपोथेटिकल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल, जिसमें हमने ऑलरेडी आपको बताया कि 5 जो है आजकल हम 5 इस हॉरिजन्स में डिवाइड करते हैं पूरी सॉइल को. और ये लेयर्स जो है वेल डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ इनके होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ, इसके कलर हो या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो, इनके डिफरेंट होते हैं. तो यही कारण है कि ये जो प्रोफाइल्स है ये कहीं पे वेल डेवलप्ड भी हो सकते हैं, कहीं पे कुछ लेयर्स एब्सेंट भी हो सकते हैं. ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉइल. इसके बाद सॉइल कंपोजिशन में एक चीज़ मिस हो गया था, दैट वाज सॉइल सोल्यूशन. सॉइल कंपोजिशन के अंदर एक चीज़ मिस हुआ, वो है सॉइल सोल्यूशन. क्योंकि जो सॉइल के अंदर इनफैक्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, वो क्या होते हैं कि वो ज़्यादातर सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं, सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं. और मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं, और यानी ये इजीली सॉल्युबल होते हैं और सोल्यूशन फॉर्म में इंटेक करते हैं. लेकिन बहुत सारे सिचुएशन में क्या होता है कि सॉइल के अंदर एक ख़ास अयान, यानी कुछ ख़ास तौर पर जो हमारे क्ले पोर्शंस होते हैं, क्ले पोर्शंस के अंदर कुछ नेगेटिव वैलेंसेस होते हैं, जिनको हमारे कैटायंस जो है, कैटायंस यानी कैटायन आयन जो है वो उनके साथ बाइंड होके रहते हैं. मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो कैटायन आयन जो है वो नेगेटिव वैलेंसेस के साथ इनको सेटिस्फाई करने के लिए वहाँ अटैच होके रहते हैं. कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहा जाता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहा जाते हैं. तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी यानी सॉइल के अंदर एक ख़ास खसूसियत ये है कि जो क्ले ख़ास तौर पर क्ले पोर्शन है या ऑर्गेनिक मैटर्स है, वो एक चार्जिंग इफेक्ट्स के दौरान बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ बाइंड करके रखते हैं, और ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, ये इजीली एक्सचेंजेबल होते हैं. और जैसे ही हमें बहुत सारे ऐसे कैटायन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आसानी से वहाँ से रिप्लेस हो सकते हैं, और रिप्लेस होकर इसको या सोल्यूशन फॉर्म में या ऐसे इंटेक प्लांट्स इंटेक कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव द सॉल्ट सोल्यूशन. सो इसी के साथ हमारे पास ये सॉइल प्रोफाइल और सॉइल कंपोजिशन ख़त्म होते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट जो डिस्कस करनी है हमने, वो है सॉइल क्लासिफिकेशन. सॉइल क्लासिफिकेशन. सो सॉइल क्लासिफिकेशन को डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट रीजन्स के अंदर अलग तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपकी सिलेबस में जो दिया गया है वो है इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जो है आपकी सिलेबस के अंदर दिया गया है. तो इस सिलेबस के तहत यानी इंडियन क्लासिफिकेशन के तहत क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपका सॉइल जो है 8 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल. सेकंड हमारे पास आते हैं ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल. थर्ड हमारे पास आते हैं लेटराइट सॉइल. फोर्थ हमारे पास आते हैं रेड सॉइल. फिफ्थ हमारे पास आते हैं यू हैव द एरिड सॉइल. सिक्स्थ हमारे पास आते हैं यू हैव दिस सैलिन सॉइल.
सैलिन सॉइल। 7th हमारे पास आते हैं you have the mountainous soil, yeah, this forest soil, forest and mountain soil इसको कहा जाता है। और जो लास्ट 8th वन होते हैं वो हमारे पास होते हैं peat and marshy soil. This is what the common and well accepted classification of Indian soil. ठीक है, तो अभी हमारे पास समय ख़त्म हो गया है, कल हम इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। थैंक यू।